हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हम अध्याय 35 मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन कर रहे थे और उसमें अब तक हम सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके थे और मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों में कौन कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया उस शब्दावली पर भी हम कल चर्चा कर चुके थे। आज हम मेंडल का संकरण प्रयोग पढ़ेंगे और संकरण प्रयोगों में हम सबसे पहले समझेंगे संकरण क्या है। तो देखिए, संकरण क्या होता है? दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के जनकों के मध्य क्रॉस या निषेचन करवाकर नई संतति प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है ना, दो जनक हैं और दो जनकों के बीच में, दो अलग अलग जाति के दो जनकों के बीच में क्रॉस करवाकर एक नई संतति प्राप्त की जा रही है, तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। हालांकि मेंडल ने जो अपने संकरण प्रयोग किए वो लंबे पादप और बौने पादप पर किए, है ना। उदाहरण के लिए मान लीजिए, हालांकि उन्होंने और भी लक्षणों का चयन किया था। हम पीछे पढ़ करके आए हैं कि उन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था, लेकिन हम लंबा बोना मान लेते। तो उन्होंने एक ही जाति की 2 किस्में ली थी, लेकिन बाद में आधुनिकता में, आधुनिक परिभाषा में हम 2 अलग अलग जातियों का क्रॉस भी करवा सकते हैं, तो वो भी परिभाषा में शामिल किया गया है। दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के जनकों के मध्य क्रॉस या निषेचन करवाकर नई संतति प्राप्त करने की प्रक्रिया संकरण कहलाती है। अब बात करते हैं मेंडल के संकरण प्रयोगों की। तो मेंडल ने जो संकरण प्रयोग किए वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के, हालांकि उन्होंने और भी प्रयोग किए थे, लेकिन उनके जो संकरण प्रयोगों में जो मुख्य प्रयोग माने जाते हैं वो 2 माने जाते हैं। एक है एक संकर संकरण प्रयोग और दूसरा है द्विसंकर संकरण प्रयोग। एक एक करके हम दोनों की ही बात करेंगे। सबसे पहले हम एक संकर संकरण प्रयोग की बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एक संकर संकरण प्रयोग क्या है? देखिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने स्क्रीन पर कुछ लिखा है कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण एक संकर संकरण प्रयोग कहलाता है। ऐसी परिभाषा बन सकती है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या यह परिभाषा करेक्ट है क्या? तो आपको यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि यह परिभाषा बिल्कुल करेक्ट नहीं है, है ना। ध्यान रखना, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण। अगर इस परिभाषा के डिटेल में हम जाएं तो ये हमसे ये कह रही है कि एक जोड़ी यानी हमें एक ऐसे पादपों का चयन करना है जिसमें केवल एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो। तो ऐसा तो शायद दुनिया में कोई पादप बना भी नहीं होगा जिसके अंदर केवल एक जोड़ी ही लक्षण हो। अरे भाई, पादप लंबा है, बोना है, एक जोड़ी हो गया, लेकिन इसके साथ उसका रंग कैसा होगा, उस पर पुष्प कैसे होंगे, उस पे बीज कैसे होंगे, बीजों का रंग कैसा होगा, बीज का आकार कैसा होगा, यानी पादप के अंदर तो बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो हम अगर केवल ये कहते हैं कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण एक संकर संकरण प्रयोग कहलाता है, तो ये बिल्कुल गलत परिभाषा। हालांकि छोटी कक्षाओं में छोटे स्तर पर मेंडलिज्म को समझाने के लिए इस परिभाषा का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस परिभाषा को हटा दीजिए। तो फिर संकरण क्या है? देखिए, मटर के पादप में तो बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारे विपर्यासी लक्षण हैं, लेकिन मेंडल क्या करते थे कि एक बार में केवल एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करते थे। समझ आ रहा है? जैसे लंबा पादप भी है, बोना पादप भी है। बीज का भी लक्षण उन्होंने लिया था, बीज गोल भी है तो दूसरे पादप में झुर्रीदार भी है। एक उन्होंने लक्षण लिया था कि भाई बीज जो है पीले रंग का है तो हरे रंग का भी है। लेकिन मेंडल क्या करते थे कि इन सारे लक्षणों का अध्ययन एक साथ एक ही प्रयोग में नहीं करते थे। मेंडल एक एक करके लक्षणों का अध्ययन करते थे। जैसे पहले उन्होंने फर्स्ट टाइम में एक लंबा पादप और एक बोना पादप का क्रॉस कराया, देन फिर बीजों का अलग अलग लक्षणों का क्रॉस कराया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक संकर संकरण प्रयोग की परिभाषा क्या निकलती है, परिभाषा क्या निकल करके आती है ना, इस पर हम बात करते हैं। तो ये परिभाषा सीधी सीधी रहेगी कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के अध्ययन हेतु शुद्ध जनक पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। यानी 2 जनकों के बीच में क्रॉस करवाया जा रहा है, उसमें कई सारे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन हम अध्ययन कितनों का कर रहे हैं? केवल एक जोड़ी का, है ना। बात समझ में आ रही है कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के अध्ययन हेतु हम केवल एक जोड़ी का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कितने भी हो, 2 शुद्ध जनक पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? एक संकर संकरण कहते हैं। ओके, अब मेंडल ने जो प्रयोग किया था तो वो सबसे पहले उन्होंने लंबा और बोना पादप पर प्रयोग किया था, हम सब जानते हैं। तो इस प्रयोग में आगे उन्होंने क्या किया, हम इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए,
एक एक लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर हम इसको चेकर बोर्ड बनाकर भी समझेंगे, जिसको पुनेट वर्ग परीक्षण भी कहा जाता है, उसको बना करके हम इसको चेक करेंगे। लेकिन आप पहले यहाँ पर थ्योरी बराबर समझिए, क्योंकि हम नोट्स के साथ पढ़ रहे हैं। कहीं पर भी आपको इतना विस्तृत नोट्स के साथ मेंडलिज्म पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप यहाँ से नोट्स बना करके पढ़ सकते हैं। ज़्यादा वीडियो में बनाऊंगा भी नहीं, केवल 9 और 10 यूनिट की ही मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लॉकडाउन लग जाने के कारण कई बच्चों की यूनिट 9 और यूनिट 10 कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो उनको यूनिट 9 और यूनिट 10 जो है उसकी कंप्लीट आवश्यकता है, और आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप उन बच्चों को इससे फायदा होगा, तो थोड़ा सा तसल्ली रख करके, मनोरंजन यहाँ नहीं होगा, तो थोड़ा सा तसल्ली रख करके आप इनको पढ़ते रहें, ठीक है। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें। मेंडल ने अपने एक संकर संकरण प्रयोग में एक जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों क्रमशः शुद्ध लंबे, एक तो उन्होंने लंबे लिए, शुद्ध लंबे जिसमें बोनेपन का कोई लक्षण नहीं था, और एक शुद्ध बोने पादप लिए जिसमें लंबेपन का कोई लक्षण नहीं था, पादपों के मध्य पर परागण करवाया। अब यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, देखो प्रश्न कहां कहां से पूछ लिया जाता है ना, इतनी छोटी छोटी बातों पर प्रश्न आ जाते हैं और फिर हम परीक्षा में छोड़ देते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियोस देखते हैं केवल टाइम किलिंग करने के लिए, पढ़ने के उद्देश्य से नहीं देखते हैं। पढ़ने के उद्देश्य से देखते हैं तो बारीकी से वीडियो को देखना पड़ता है बिना स्किप किए, और फिर यहाँ पर ये प्रश्न आ जाता है 1 नंबर का। आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल ने जो पादपों के अंदर क्रॉस करवाता था, तो उसमें जो वो प्रथम फीलियल यानी F1 पीढ़ी प्राप्त करता था, तो उसके मध्य वो कौन सा क्रॉस कराता था, कौन सा परागण करवाता था? तो इसका जवाब होगा पर परागण। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्या कहा अपन ने इस पैराग्राफ में कि मेंडल ने अपने एक संकर संकरण प्रयोग में एक जोड़ी शुद्ध विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों, क्रमशः शुद्ध लंबे पादप और दूसरा जो अपोजिट डायरेक्शन लक्षण था वो था शुद्ध बोने पादप, के मध्य पर परागण करवाया, तो पाया कि प्रथम फीलियल F1 पीढ़ी में सभी पादप लंबे प्राप्त होते हैं। प्रथम पीढ़ी में सारे पादप लंबे प्राप्त हो गए। अब जो ये प्रथम पीढ़ी में लंबे पादप प्राप्त हुए, मेंडल यहां पर निश्चित तौर पर आश्चर्यचकित हुआ होगा कि यार उसने एक जो है ना, इधर देखिए आप, ये लंबा पादप लिया, ये बोना पादप लिया, तो फिर प्रथम जनरेशन में लंबे पादप भी आने चाहिए थे, बोने पादप भी आने चाहिए थे, लेकिन मेंडल को केवल क्या मिले, लंबे पादप। तो ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए उसने जितने भी लंबे पादप प्राप्त हुए थे F1 पीढ़ी में, उसमें एक बार फिर क्रॉस करवा दिया। लेकिन अब ध्यान देने की बात क्या है कि इस बार जो क्रॉस कराया, इस बार जो परागण करवाया, वो कौन सा करवाया, स्वपरागण। यानी जितने भी लंबे लंबे फर्स्ट जनरेशन में आए उन्हीं ने आपस में क्रॉस कराया, दूसरा पादप या बोने पादप का परागण वहां तक नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि वो जानना चाहता था कि बोनेपन का लक्षण कहां गया। तो देखिए दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है अपने नोट्स में। तत्पश्चात मेंडल ने प्रथम फीलियल F1 पीढ़ी में प्राप्त समस्त पादपों के मध्य स्वपरागण करवाया, तो पाया कि द्वितीय फीलियल यानी कि F2 पीढ़ी में अधिकांश पादप लंबे और कुछ पौधे बोने भी प्राप्त होते हैं। यानी कि वो जो बोनेपन का लक्षण यहां प्रकट नहीं हुआ था, वो द्वितीय पीढ़ी में प्रकट होता है। इस बात से मेंडल इतना तो समझ गए थे कि बोनेपन का लक्षण प्रथम पीढ़ी में भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है। और इसी प्रयोग के आधार पर आगे जाकर के हम पढ़ेंगे डिटेल से, इसी प्रयोग के आधार पर मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो जाता है ना, वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। प्रभाविता का नियम दिया था। देख लो, इसको आगे पढ़ते हैं, पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं, फिर चेकर बोर्ड से समझेंगे इस पूरी बात को। तो अब जो लंबे और बोने पादप प्राप्त हुए F2 पीढ़ी में, कुछ लंबे कुछ बोने, उनका अनुपात क्या रहा। देखिए, एक संकर संकरण प्रयोग में द्वितीय फीलियल जो प्राप्त हुई यानी कि F2 पीढ़ी में प्राप्त संतानों का जीन प्रारूप 1:2:1 व लक्षण प्रारूप 3:1 होता है। अब ये कैसे होता है, इसको हम चेकर बोर्ड से समझते हैं। ये थ्योरी हो गई। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से नोट्स बनाएं, क्योंकि निश्चित तौर पर आपका काफी समय लगने वाला है नोट्स बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी बात को हम चेकर बोर्ड से समझते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान ना दें अभी, इसको छोड़ें, इसको मैं समझा दूंगा आपको बाद में ना। ये यहाँ पे छूटा रह गया है, इसको अपन बाद में क्लियर करें। जनक पीढ़ी, तो मेंडल ने दो, अभी अपन ने थ्योरी में पढ़ करके आए, जनक पीढ़ी में मेंडल ने एक शुद्ध लंबा पादप लिया था और एक लिया था मेंडल ने शुद्ध बोना पादप। अब शुद्ध लंबे पादप का प्रारूप, अब चूंकि हम शुद्ध कह रहे हैं, अपन पहले पढ़कर आए शब्दावली में
कि भाई लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई कारक कहलाती है, तो शुद्ध लंबेपन का कोई ना कोई नियंत्रण कर रहा होगा, तो उसको कारक कहा। अब वो कारक इधर इस शुद्ध लंबे पादप में किस मात्रा में प्रेजेंट है, वो इसका जीन प्रारूप होगा। तो जो शुद्ध लंबा पादप और शुद्ध बोना पादप है, उनके जीन प्रारूप क्या रखे मेंडल ने, दूसरा उस पर डिस्कस करते हैं। तो जीन प्रारूप जो है वो शुद्ध लंबे पादप का रखा गया कैपिटल टी, यानी दोनों लंबापन का कारक है, इसीलिए इसको शुद्ध कहा गया है। शुद्ध बोना पादप का जो जीन प्रारूप रखा गया वो स्मॉल टी और स्मॉल टी रखा गया। दोनों स्मॉल टी है, दोनों बोनापन का लक्षण है, इसलिए इसको शुद्ध बोना पादप कहा गया। अब ये पादप आपस में जनन कर रहे हैं और नई जनरेशन F1 पीढ़ी को जन्म देंगे, तो इसके लिए यहां पर युग्मक की नीड होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर ये शुद्ध लंबा पादप नर पादप है और ये मादा पादप, एक नर और एक मादा कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ये लंबा पादप है और ये बोना पादप है, तो लंबे पादप के अंदर परागकण बनेंगे और बोने पादप के अंदर अंड कोशिका बनेगी। हम प्रारंभ में पूरा जनन पढ़ करके आए हैं पादपों में। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इसके कारण ये युग्मक क्या हो जाएंगे, यानी कि ये जो कारक हैं, जीन्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, है ना। जोड़े में है, जोड़ा खत्म हो जाएगा इनका और युग्मकों का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ क्या युग्मक बनते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे, यानी कि यहाँ पर जो युग्मक बनता है वो कैपिटल टी प्रकार का युग्मक बनता है। हालांकि दो बन रहे हैं, लेकिन हम एक से काम चला लेंगे क्योंकि दूसरा भी कैपिटल टी होगा। कैपिटल टी प्रकार का युग्मक बनता है, और यहां जो युग्मक बनेगा उसका टाइप क्या होगा, स्मॉल टी प्रकार का, यानी उस युग्मक के अंदर पादप की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाला जो कारक है वो स्मॉल टी के रूप में होगा, यानी वो बोनेपन को नियंत्रित करेगा। अब ये युग्मक हो गए, अब इनमें जनन होता है तो ये युग्मक इस युग्मक को फर्टिलाइज करेगा, निषेचित करेगा, है ना। और जिसे हम क्रॉस या निषेचन कहेंगे, आप इसको निषेचन पढ़े, निषेचन है ना, इसको करेक्ट कर लें, जिसे हम क्रॉस या निषेचन कहेंगे। तो ये क्रॉस या निषेचन के फलस्वरूप क्या होगा, जब ये इससे टकराएगा, इससे के साथ संलयित होगा, कहने का मतलब है, तो जो F1 पीढ़ी के पादप प्राप्त होंगे उसके अंदर एक कारक तो नर पादप से कैपिटल टी आ जाएगा, एक मादा पादप से स्मॉल टी आ जाएगा। आप किसी को भी नर किसी को भी मादा मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संतान होगी उसके अंदर प्रारूप क्या तैयार हो जाएगा, जीन प्रारूप कैपिटल टी स्मॉल टी। और इस दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर कैपिटल टी लंबेपन का कारक है, स्मॉल टी बोनेपन का कारक है। तो लंबा और बोना दोनों लक्षण आने चाहिए थे कुछ संतानों में, लेकिन हम देखते हैं कि यहां क्या है, 100% विषम युग्मजी लंबे पादप हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसका कारण यह हुआ कि जब स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ है तो स्मॉल टी अपना लक्षण प्रकट ही नहीं कर पा रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी को अभिव्यक्त नहीं होने दे रहा है। और इसी आधार पर मेंडल ने कहा था कि प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होंगे जो प्रभावी होते हैं। यहां पर कैपिटल टी प्रभावी है, इसलिए यहां पर सारे ही पादप कैसे हैं, लंबे हैं, लेकिन बोनेपन का भी लक्षण इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसको विषम युग्मजी लंबा पादप कहा गया है, यानी कि ये अशुद्ध लंबे पादप होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेंडल ने क्या किया था, मैंने अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में भी, थ्योरी वाले पोर्शन में भी आपको बताया कि ये जांचने के लिए कि बोना कहां गया, मेंडल ने इन सारे पादपों में क्या करा दिया, स्वपरागण करा दिया। और जब स्वपरागण कराया, अच्छा यहां ये बात भी ध्यान रखना, इधर फर्स्ट जनरेशन इन दोनों में कौन सा हुआ था, तो इन दोनों में परपरागण हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब जब स्वपरागण हुआ तो F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, और F2 पीढ़ी क्या होगी ये आप चेकर बोर्ड से यहां समझेंगे। हालांकि जब मैं जीन प्रारूप पढ़ा रहा था आपको 5वें भाग में, तब मैं ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, आप इसका एक तरह से रिवीजन ही कर रहे हैं। देखिए यहां पर ये नर युग्मक हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी, ना। जब मान लीजिए कुछ पादप नर होंगे, कुछ मादा होंगे, तो नर के अंदर जो युग्मक बनेंगे वो इन दोनों से बनेंगे, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। मादा के अंदर भी इन दोनों से बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार से ये तो हो गए, ये फर्स्ट कॉलम में हमने ये जो साइन है ये नर का है, ये साइन मादा का है, तो ये नर युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी, मादा युग्मक भी सेम कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब इनका क्रॉस हो रहा है, यहां देखो बहुत आराम से आपको समझना है कि यहां जब युग्मकों का फर्टिलाइजेशन होगा तो मान लीजिए यहां क्या क्या कंडीशन बनती है। बहुत जटिल नहीं होता है चेकर बोर्ड, बहुत सिंपल होता है, एक वर्ग पहेली की तरह। देखो आप जब हम गेम खेलते ना, वर्ग पहेली, इधर से इधर में देखो आप, यहां से क्या मिला आपको, कैपिटल टी, इधर ही आ गया, ऊपर से भी क्या आ गया, कैपिटल टी। यानी दोनों जब कैपिटल टी, एक कंडीशन ये बनती है कि कैपिटल टी जब क्रॉस होता है तो जीन प्रारूप कैपिटल टी हो जाता है, और इस कंडीशन में पादप क्या होगा, शुद्ध लंबा। मान लीजिए ये कंडीशन नहीं बनती, ये वाला युग्मक पार्टिसिपेट नहीं करता, ये वाला युग्मक
स्मॉल टी वाला युग्मक पार्टिसिपेट करता है। इधर से कैपिटल टी ही कर रहा है लेकिन इधर से स्मॉल टी पार्टिसिपेट करता है, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, इधर से आएगा कैपिटल टी और ऊपर से आएगा स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपको पता है कि यार कैपिटल टी प्रभावी है इसलिए लंबा तो होगा, लेकिन इसमें बोनेपन का भी लक्षण है इसलिए ये कौन सा लंबा होगा, अशुद्ध लंबा। सेम कंडीशन, मान लीजिए ये वाला कैपिटल टी पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये स्मॉल टी पार्टिसिपेट करता है निषेचन में, तो स्मॉल टी इधर से आया, ऊपर से क्या आएगा, कैपिटल टी। सेम कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी अशुद्ध लंबा पादप प्राप्त होगा। एंड लास्ट कंडीशन क्या हो गई कि दोनों ही तरफ से क्या आ गया, स्मॉल टी। एक कंडीशन ये भी बनती है जब वापस स्वपरागण कराया जाता है F1 जनरेशन के पादपों में, तो एक कंडीशन ये भी बनती है कि इधर से भी आपको स्मॉल टी प्राप्त हो गया और इधर से भी इन पादपों को क्या प्राप्त हो गया, स्मॉल टी। तो दोनों ही चूंकि बोनेपन के कारक हैं, तो अभी बोनापन ही प्रभावी हो जाता है और शुद्ध बोना लक्षण पुनः प्रकट हो जाता है। तो इसी आधार पर मेंडल ने कहा कि यानी बोनापन का जो लक्षण है वो F1 जनरेशन में यहां भी था लेकिन कैपिटल टी के साथ होने के कारण प्रकट नहीं हो पाया। जब दोबारा एक संयोग बनता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ आ जाते हैं, तो ये लक्षण पुनः प्रकट हो जाता है। और इसी आधार पर इसने अपना दूसरा नियम, मेंडल ने अपना दूसरा नियम दिया था, शुद्धता का नियम। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये एक संकर संकरण प्रयोग आपका कंप्लीट होता है, इसको आप अच्छे से फेयर कर लें। और इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, जीन प्रारूप क्या होता है कि आप देखो यहां पर संतानें जो प्राप्त हुई इसमें कौन कौन से जीन आए, तो आप देखोगे कैपिटल टी एक प्रकार का जीन है कुछ संतानों में कैपिटल टी स्मॉल टी इस प्रकार का जीन है ना, ये आप देख सकते हैं, और कुछ में स्मॉल टी। तो कुल मिलाकर के संतानों में 3 प्रकार का जीन यहां पर दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा, यहां देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 3 प्रकार का जीन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। और इनका अनुपात क्या, अगर हम इस चेकर बोर्ड में गिने तो 1, 2 एंड 3। कैपिटल टी 1 टाइम आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 टाइम है और स्मॉल टी 1 टाइम है। तो इस प्रकार से अनुपात हो जाता है 1:2:1। अक्सर जब हमसे जीन प्रारूप पूछा जाता है तो हम केवल 1:2:1 लिख देते हैं। यह लिखने का तरीका गलत है। आपको बताना होगा कि 1 किसके लिए है, 2 किसके लिए है और ये 1 किसके लिए है। इसलिए ऊपर आप इनका ये टॉपिक भी लिखें, कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी अनुपात स्मॉल टी का अनुपात होता है 1:2:1। इसको हम ऐसे समझते हैं कि कैपिटल टी 1 अनुपात में है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 अनुपात में है और स्मॉल टी 1 अनुपात में। तो ये तो हो गया एक संकर संकरण प्रयोग का जीन प्रारूप जो कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बाद हम अगर लक्षण प्रारूप की बात करें तो बड़ा जटिल नहीं है। हम चेकर बोर्ड में बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि 3 पादप हमारे पास लंबे हैं और एक बोना है। यानी जो लक्षण प्रारूप है वो किस में देखा जा रहा है, लंबा और बोना में देखा जा रहा है। और इनका अनुपात क्या है, 3:1। तो ये एक संकर संकरण का जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप भी कंप्लीट होता है। आपको यहां तक अच्छे से नोट्स बना करके पढ़ना है। एक बात आपको, एक संकर संकरण तो वैसे यहां पर समाप्त हो गया और आशा करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में ये बात बैठ भी गई होगी। लेकिन एक बात आपको जो और ध्यान रखनी है एक संकर संकरण के बारे में, कि हमने देखा है कि एक संकर संकरण प्रयोग में मेंडल ने केवल कितने जीन या कितने कारक की वंशागति का अध्ययन किया है, केवल एक, लंबेपन का कारक, चाहे वो बोना है यानी कि पादप की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाला कारक, चाहे फिर वो लंबा है चाहे फिर वो बोना है। यानी एक संकर संकरण प्रयोग में केवल एक जीन की वंशागति का अध्ययन किया जाता है और इसीलिए इस एक संकर संकरण प्रयोग को क्या कहा जाता है, इसे एक जीनी वंशागति भी कहते हैं। तो कभी अगर आपसे एक जीनी वंशागति के नाम से प्रश्न पूछ लिया जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वीडियो छोड़ दिया तो फिर चूक गए। अतः इसे एक जीनी वंशागति भी कहते हैं ना, यानी अगर एक जीनी वंशागति के नाम से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो भी आपको एक संकर संकरण प्रयोग को ही समझाना है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।